नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अहम सियासी पंहिंजो जेके ख़बरूं उन हवाले सां ऐं सभ खां पहिरीं शुरू कयूं था कराची मां। कराची में नाज़रीन अॼु इंतिहाई अहम पेशरफ़ थी आहे ऐं उते कराची जे अंदरि जेको अज़ीज़ाबाद मां कुझु अर्सो अॻु में जेके हथियार हथ आया हुआ उन्हनि हथियारनि जे हवाले सां जेको केस हलंदड़ हुयो ऐं उहे हथियार हुआ जंहिंजे बारे में पुलिस तोड़े हुकूमत जो चवणु हुयो त इहे हुकूमत सां यानी पाकिस्तान जी रियासत सां विढ़ण लाइ गॾु कया विया हुआ। उन्हनि हथियारनि जे हवाले सां अॼु सिंध पुलिस जेको आहे कोर्ट अदालत खे जेका रिपोर्ट पेश कई आहे उनमें हुननि चयो आहे त जवाबदारनि जो पतो नथो पइजी सघे, तंहिंजे लाइ इहो केस जेको आहे उहो ए क्लास कयो वञे यानी फाइल केस बंदि कयो वञे। इहा जेका पेशरफ़ थी आहे उन सां गॾोगॾु असां ॾिसूं था त पीपुल्स पार्टी ऐं MQM जे विच में बि वेझड़ाइनि जूं ख़बरूं जेके आहिनि उहे मंज़र आम ते अचनि पियूं ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जेको आहे गुफ़्तगू कंदासूं कराची जे हवाले सां जेका आर्मी चीफ जी तब्दीली जो असरु कहिड़ो थींदो, छाकाणि त अॼु पिंडी जे अंदरि आर्मी जी क़यादत जे कमांड जी तब्दीली जेका आहे उहा बि असांखे ॾिसण में आई। टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तजज़ियेनिगार हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है हमने देखा कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि शायद अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो भी शायद सियासत के जद में आ गया बरतानिया का। लेकिन ये जो इतना बड़ा फैसला जो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा ख़तरा था और ये जो हथियार वहाँ पे अजीज़ाबाद से मिले थे उसके बारे में बताया गया था कि ये रियासत से लड़ने के लिए वहाँ पे किए गए थे। DG रेंजर्स ने भी यही बात कही थी और हुकूमत ने भी यही बात की थी और पुलिस अफसरान ने भी यही बात की थी। आज वो पुलिस ने केस बंद करने का अपना रिकमेंडेशन दे दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, ये जिस जानिब आपने इशारा किया अजीज़ाबाद के मकान से जो असला बरामद हुआ, आपके इल्म में है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लेवल की हुई, यानी कि जो कराची चीफ है मुश्ताक मेहर साहब वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके बाद फिर आपने खुद बताया कि रेंजर्स के जो DG हैं उन्होंने दौरा किया, लेकिन चूंकि पुलिस की कार्रवाई थी, रेंजर्स का कोई एक मामला नहीं था, उनकी जानिब से एक एप्रिसिएशन आई। फिर जो साबिक गवर्नर सिंध हैं डॉक्टर इशरत उल इबाद, उन्होंने जो एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये असला जो है वो टारगेट किलिंग के लिए नहीं था, बल्कि तो ये लग रहा था कि ये रेंजर्स और फौज के साथ कोई लड़ने के लिए यहाँ पे जमा किया गया था। बड़ी बातें की गई, कहा गया कि जनाब इसमें नेटो का असला भी मौजूद है, बड़े खतरनाक किस्म के हथियार मीडिया को दिखाए गए। पहले ये बात मंजर आम पे आई गई कि ये शायद कुछ गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही या उनकी इंटेरोगेशन के नतीजे में आई है, मगर वो बात फिर आई गई हो गई। फिर उसके बाद ये कहा गया कि 2011 और 12 के अखबारात में ये लपेट के रखा गया, लेकिन जब इशरत उल इबाद साहब ने 11 और 12 का इशारा किया और उनका इशारा अनीस का तरफ था कि वो राब्ता कमेटी चला रहे थे और KTC की जो तंजीमी कमेटी है दूसरे लोग चला रहे थे, तो फिर ये सुनने में आया कि वो अखबारात बदल गए और वो 2015 और 16 के अखबारात हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो आज आपने देख लिया कि पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट कराई है जिसमें कहा है कि कोई वाली वारिस नहीं है इस असले का, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, लिहाजा इस केस को दाखिले दफ्तर किया जाए, मट्टी डाल दी जाए इस सारे मामले के ऊपर। तो फयाज साहब, मामला सिर्फ इस एक केस का नहीं है। आप ये देखें कि इसके अलावा मैं आज यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिन कबल यानी कि 7 नवंबर 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो वजीर आला सिंध ने की, मुराद अली शाह साहब ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG सिंध साहब उनके बराबर में बैठे हुए थे और जो पुलिस के आला हुकाम है वो बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जनाब हमने अमजद साबरी कत्ल केस में पकड़ लिया, हमने जो मिलिट्री पुलिस पर हमले के लोग हैं वो पकड़ लिए, हमने रेंजर्स पर हमले के लोग हैं वो पकड़ लिए। और उसकी जब बाद में GIT बनाई गई तो हसास इदारों ने डिसेंडेंट नोट लिखा उस पे और बताया कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ ये अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये काम किया, उजलत में काम किया। पहले दिन 45 केस उनके ऊपर डाले गए, बाद में वो बदल दिए गए, 14 केसेस उसमें से खत्म कर दिए गए। तो इसके अंदर जो है वो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं वो जाली बनवाई गई बाद में। उसमें जो है ना जो गवाहान है वो जो MP पुलिस वाले हैं उसका कोई ऐनी शाहिद उस वक्त ऐसा नहीं था जो खाका तैयार करना हो, पुलिस ने वहां पे ऐनी शाहिद भी डाल दिए। तो मतलब ये है कि ये मुलजिमों को या मुजरिमों को फंसाना या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मकसूद नहीं है, बल्कि इन हरकतों की वजह से तो मुजरिमों को फायदा पहुंच रहा है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचा ली जाए। तो सिंध पुलिस का जो आज
हाल है वो उससे बुरा हाल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ किसी और जगह का नहीं होगा। पुलिस ग्रुपिंग का शिकार हो गई। हर रोज जो है वो ये जो मौजूदा आईजी सिंध है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पिटिशनें फाइल कर रखी हैं कि ये फॉरेन ऑफिस से सेक्शन ऑफिसर था जो कि बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में इसको पुलिस डिपार्टमेंट में भेज दिया। उसके बाद से आज तक हैं डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन वाले लोग वापस चले गए, ये अभी तक क्यों यहाँ पे बैठे हुए? पुलिस डिवाइड है, पुलिस के अंदर जो है वो उसमें मोराल जो है वो पुलिस का डाउन है। और नतीजा ये है कि सिर्फ जब आप कारकर्दगी दिखाने के लिए ये करते हैं तो वो मीडिया के साथ आप एक गेम खेलते हैं, हेडलाइंस बनाते हैं, टेलीविजन की अच्छा हाफिज साहब, ये मामला पुलिस की हद तक है या सियासी है? मैंने इंट्रो में कहा था कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने वो जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस अल्ताफ हुसैन पे लंदन के अंदर चल रहा था तो आपने कहा था वो जो इंसाफ है वो सियासत की जद में आ गया, मसलियत पसंदी से काम लिया जा गया। ये आप क्या समझते हैं कि ये सियासी मामला है या पुलिस की नाअहली इनएफिशिएंसी का मामला है? इसमें तो फयाज साहब ये जो मामला यानी जिस जानिब आपने निशानदेही की अजीजाबाद से असले के मामले के ऊपर, अगर ये सियासी मामला है तो भी सियासी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिनको उनके सरपरस्त बचाना चाहते हो वो उन्होंने मट्टी डाली हो, नंबर एक बात। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उससे कहीं ज्यादा मामला ये है कि ये पुलिस की नाअहली का मामला है, क्योंकि पहले दिन से ये बात हो रही है कि 120 गज के मकान में इतना सारा असला जो ट्रकों के हिसाब से लादा गया वो कहां से आ गया, कैसे आ गया, रखा कहां गया, पुलिस ने कब छापा मारा, पुलिस कब वहां से ट्रकों में असला भर के लेके गई, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ये तो सीधी सीधी उनकी नाअहली नजर आ रही है। हम उसके अंदर सियासी रंग ढूंढने की कोशिश भी करें तो वो मुझे कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। मुझे ये नजर आता है कि पुलिस ने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने के लिए जो बहुत सारे केसेस किए उसमें से एक केस ये था। और माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं कि कहीं का असला पकड़ के कहीं पे दिखा दिया जाता है, जो पुलिस के माल खाने में से असला उसको निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शो कर दिया जाता है, मगर जब वो कोर्ट के अंदर जब वो केस प्रॉपर्टी बनती है तो वहां पे वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती, कुछ नहीं पहुंचाया जाता। कितने ऐसे मुकदमात हैं और कितने ऐसे मुजरिम हैं जिनको। लेकिन हाफिज साहब, हमने देखा कि वो असला नुमाइश के लिए मीडिया के सामने रखा गया, उस पर जो स्टैंपिंग थी वो भी मीडिया ने दिखाई कि वो नेटो की स्टैंपिंग थी, नेटो कंट्रीज के मुख्तलिफ कंट्रीज की स्टैंपिंग थी। तो ये अगर लाया गया, दिखाया गया तो मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं, क्योंकि ये तो जिस तरह की बात की गई, और डीजी रेंजर्स भी आपको याद होगा कि जब वो वहाँ पे गए थे अपने दौरे के लिए जो आपने जिक्र किया तो उसने भी कहा था कि ये जो है उसने पुलिस को शाबाश दी थी और उसने कहा था कि बड़ा काम किया है। देखिए वो तो वजीर आला सिंध ने भी बड़ी शाबाश दी कि बड़ा काम किया। वो तो बाद में उनको पता चला कि उनके साथ हुआ क्या है। पुलिस अफसरान ने किस तरह से उनको जो है मामू बना दिया, किस तरीके से उनको कन्विंस करके लेके आए, सामने एक रटी रटाई तकरीर दे दी मुराद अली शाह के सामने। मुराद अली शाह ने तो उस पर एतबार करना है। जो आदमी पुलिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसने तो उसी की बातों के ऊपर मानना है। तो अब अगर रेंजर्स को पुलिस ये ब्रीफ करेगी कि हमने ये असला यहाँ से बरामद किया, लेकिन रेंजर्स को मामू बनाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो हुकूमत को बनाने के निस्बत। मेरा ख्याल है कि फयाज साहब ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने देखा कि अमजद साबरी कत्ल केस और जो जितनी चीजें शो की गई है इस मामले में रेंजर्स ने एप्रिसिएशन की हद तक तो पुलिस के साथ रहे, लेकिन उसके साथ कहीं भी रेंजर्स की या किसी और इदारे की एसोसिएशन सामने नहीं आई है। कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई थी, कहीं और चीज नहीं हुई। बल्कि जो जिस जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ उसकी जो जीआईटीज बनी है यानी आसिम कैपरी और इसाक बॉबी की, उसमें जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने पुलिस का पोल खोल दिया और उनको बता दिया कि जनाब ये जो पुलिस जो कुछ कह रही है ये गलत कह रही है, ये मामला इस तरीके का नहीं है। तो लेकिन ये जो अपना एमकेएम के साथ कन्फ्रंटेशन का मामला तो बहरहाल रेंजर्स ने शुरू किया था। आपको याद होगा कि वो गए वहाँ पे 90 का छापा और फिर दबंग अंदाज में वो सारे मामलात। तो फिर वो जो है एमकेएम के बानी की वो तकरीरें नाम लेके मेजर बिलाल अकबर का वो जिस तरह बातें कर रहे थे, तो ये तो सारा मामला एक तरह से रेंजर्स का ही अपना वो सारा लगता है कि उन लोगों का ही क्रेडिट है, अगर डिसक्रेडिट है तो वो भी उनका है। देखिए इसमें दो तरह की चीजें, पुलिस तो आपको पता है कि पॉलिटिकली किस तरीके से उसके अंदर सियासी असर और रसूख है और किस तरह से मामला जो है वो सियासी अंदाज में चलाए जाते रहे। उनका बहुत सारे मामलात में कसूर नहीं होता, सियासी मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, वो ऊपर के बॉसेस की चीजों को देख रहे होते हैं। रेंजर्स तो जो फ्रंट पे आई वो इस वजह से कि रेंजर्स ने तो एक किस्म की कराची ऑपरेशन की कमांड की है।
जो मार्च 2015 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 90 पर छापे से लेके बाकी सारे मामलात में, तो वो तो तसव्वुर नहीं था कि पुलिस के लोग जाके इस तरीके की कोई कार्रवाई करें। तो रेंजर्स ने, तो इस वजह से रेंजर्स का मामला हो गया। और फिर जो जो क्रेडिट आप कह रहे हैं वो इसी वजह से हुआ कि लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया, टारगेट किलिंग कम हुई, बत्ताखोरी कम हुई, लियारी गैंग वॉर का एक पूरा चैप्टर था, रोजाना लाशें वहां से उठती थी, वो मामला खत्म हुआ, शहर के अंदर कारोबार की फजा बेहतर हुई। तो रेंजर्स के क्रेडिट में तो ये बात जानी थी, लेकिन पुलिस भी साथ के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो पुलिस को इस दौरान में जो अपनी बेसिक ठीक करनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ट्रेनिंग और पॉलिटिक्स जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने के मामले में, उस डायरेक्शन में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। और वो काम ना रेंजर्स ने करना था, ना फौज ने करना था, ना किसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने करना था, वो काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करना था। अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया। अच्छा, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात आ गई, आपने कहा कि पुलिस ने अपना गवर्नमेंट को मामू बनाया। मैं बार बार पूछ रहा था कि ये फैसला सियासी है या पुलिस की नाअहली है। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के अंदर जो है कोई इक्वेशन बनती जा रही है? आपकी इत्तला क्या है, तज्जिया क्या है? जी, मुझे लगता नहीं है कि इस किस्म का कोई मामला होने जाएगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो एमकेएम कर रही है बिलखुसूस बल्दियात के हवाले से, और उनकी जो सारी पॉलिटिक्स है अब उसका मरकज उनके मेयर वसीम अख्तर हैं। तो बल्दियाती उमूर के हवाले से पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान खासा खिंचाव है, और वो रोजाना आपको नजर आ रहा है कि किस किस तरीके से जो महाजराई है पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान वो बल्दियाती उमूर पर शदीद से शदीद तर होती जा रही है। तो ये जरूर है कि एमकेएम पाकिस्तान ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की हैं। वसीम अख्तर जो है, आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज शाही सैयद के पास चले गए, उससे कबल जो है वो पीर साहब पगारा जो है आमिर खान की रिहाइश गाह पे गए और वहां पे उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की, मुलाकात की। तो ये दुरुस्त है कि एमकेएम पाकिस्तान जो पॉलिटिकल एक आइसोलेशन का शिकार थी और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके करीब नहीं लगती थी, वो खुद सबसे दूर हो गए थे और वो एक अपनी सियासत कर रहे थे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने आप को अलाइन करें, उनके साथ बात करें और उनको बताएं कि वो ये एक दूसरी एमकेएम है जो कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर सियासत करना चाहती है। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और स्पेशली जो एमकेएम पाकिस्तान के जो कराची रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों एक दूसरे से काफी दूर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एमकेएम की जो ग्रुपों में तकसीम होने का अमल है, उसके बाद कराची एक ऐसा ओपन एरिया है जिसको पीपल्स पार्टी कैप्चर कर सकती है। लेकिन वो ये सिर्फ समझते हैं, डिलीवरी के एंड के ऊपर वो कोई काम ना करने जाते हैं, ना जाना चाहते हैं। तो नतीजा ये है कि वहां से उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर एमकेएम पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ मिलाने के लिए जाती है एमकेएम पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि उनका सियासी नुकसान है। तो मैं नहीं समझता कि एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में एक दूसरे की तरफ जो सियासी हाथ है वो बढ़ाएंगे। अच्छा, अपना क्या आजकल देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की जो अपना कॉर्नर रैलीज हैं, अपना कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उस पर हमले और उसके वो भी शुरू हो गया है, और कराची के अंदर कुछ क्राइम रेट भी बढ़ा है, कुछ खबरें आना शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में ये जो आर्मी चीफ की तब्दीली का मामला है, कराची के सूरत हाल पे, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पे उसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी, एक तो फयाज भाई ये पहले इस पे बात कर लेते हैं, जो एमकेएम पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर जो लोगों का आना और वहां पे आके एमकेएम लंदन की हिमायत में नारेबाजी करना और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चौकिंग करना, देखिए ये एक टारगेटेड काम है। और इस टारगेटेड काम को अगर मजीद स्पेस मिलता रहेगा तो ये फिर सारी चीजों को जो है ना वो जीरो पे लाके खड़ा करने के मुतरादिफ होगा। ये आपको याद होगा कि हम पहले भी बात करते रहे कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है कि एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सरेआम गालियां बकता है, जो मीडिया हाउसेस पर हमले करने की दावतें देता है, अपने कारकुनों को उकसाता है, जो यहाँ पे जो है वो टारगेट किलिंग और जो दीगर वारदातें हैं उनकी पैट्रोनाइजेशन करता है। अगर उसकी जमात को या उसके लोगों को यहाँ काम करने का मौका दिया जाता है और वो आजादाना तौर पर काम करते हैं, तो वो फिर खौफ की फजा जो इस शहर से दूर हुई है वो दोबारा उस खौफ के साए इस शहर पे पड़ जाएंगे। तो ये टारगेटेड काम है। अब उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन तो है क्योंकि वो गुज़िश्ता 40 साल से ये सियासत कर रहे हैं, 35-40 साल से। उनके लोग भी हैं, सिंपैथाइजर भी हैं, कुछ लोग जो है मफाद की वजह से, कुछ खौफ की वजह से, कुछ नजरिए की वजह से उनके साथ हैं।
लेकिन देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको काम करने देना चाहती है या नहीं देना चाहती। और अगर उनको काम करने नहीं देना चाहती तो फिर ये कौन लोग हैं जो गैदर होते हैं, जो जाके चॉकिंग कर लेते हैं, जो जाके जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे हमला करते हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसका फैसला हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहती है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो कमांड की तब्दीली है उसका कोई इम्पैक्ट है कराची के लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि राहिल शरीफ की जो लेगेसी है, अचीवमेंट्स हैं, उसमें कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अहम सिग्निफिकेंट उसके अचीवमेंट्स में से है। क्या देखें, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात ऑपरेशन जरवेज और दूसरा ये कराची ऑपरेशन। जो कमांड की तब्दीली है उसके नतीजे में मुझे इन दोनों जगह पर कोई पॉलिसी में तब्दीली नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि वो पॉलिसी उसी तरीके से जारी रहेंगी। दूसरा, जो नए चीफ आए हैं कमर बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब, ये दुरुस्त है कि उन्होंने पिंडी की कोर कमांड की, उनको जो बाकी जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनके बारे में मालूमात हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनको कराची के बारे में भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। वो कराची में एक बड़े क्रूशल टाइम के अंदर कराची में पोस्ट पे रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे रहे हैं। जब वो यहाँ पर कोर हेडक्वार्टर में तैनात थे तो कराची में जो कलदम तंजीमें हैं उनके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। कराची में एमकेएम की सियासत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कराची की सियासी जमातों की जो मिलिटेंसी है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखते हैं और इस हवाले से उनका जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल क्लियर है कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरी बात यह है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस से लेके दीगर बहुत सारे जो भी मामलात होते रहे हैं उसके अंदर राहिल शरीफ साहब के पूरे टेन्योर में जो कराची का मंजरनामा है वो डिस्कशन में आता रहा है। तो ये नहीं है कि वो कराची के हालात से लाइल हैं। मैं ये समझता हूं कि कराची का ऑपरेशन उसी शद्दोमत के साथ, उसी तेजी के साथ जारी रहेगा। कराची में जैसे ही, मैं तो उससे पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन कराची में जैसे ही आर्मी चीफ का दौरा होगा आप देखिएगा कराची ऑपरेशन के हवाले से बड़ा वाजे और बबाके दुहल ऐलान सामने आएगा, जिसके नतीजे में उन लोगों के ऊपर औस पड़ जाएगी जो ये समझते हैं कि कमांड की तब्दीली की वजह से कराची के ऑपरेशन में जो है वो कमी हो सकती है या ये असर पड़ सकता है। बड़ी मेहरबानी अपना हाफिज़ तारिक महमूद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ना मेरा तर्जनगार हाफिज़ तारिक महमूद असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तामुदी हाफिज़ तारिक महमूद साहब कराची जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां ऐं कमांड जी तब्दीली खां पोइ कराची ऑपरेशन जे अंदरि कराची जे अंदरि जेको लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल बहितर थी आहे उन ते कहिड़ो असरु पवंदो उन हवाले सां गुफ्तगू कईसूं। वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था चेंज ऑफ कमांड जेका थी आहे, नए आर्मी चीफ जेका आहे उहा बाक़ाइदा चार्ज संभाले वरिती आहे। गुफ्तगू कयूं था उन मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा दानिश्वर ऐं तर्जनगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब असां टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अचो तो उनसे गुफ्तगू कयूं। इम्तियाज़ साहब, किस तरह देखते हैं ये जो आज चेंज ऑफ कमांड हुई है, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है मुल्क के सियासी मंजरनामे पे? मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक तसलसल हुआ है, पेशा वराना तसलसल। कोई तोसी नहीं दी गई या मांगी गई और कोई इस पे हंगामा नहीं हुआ और बड़े ही अच्छे तरीके से ये सब तब्दीली आ गई है। अब बड़ी तब्दीलियां लाने की जरूरत है इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी के लिए और जमहूर की हुक्मरानी के लिए। और नए आर्मी चीफ से तवक्को की जा सकती है कि जो पाकिस्तान हर तरफ खतरे से घिरा पड़ा है और झगड़े हर तरफ हो रहे हैं, तमाम हमसायों से ताल्लुकात खराब हैं, उसमें वो मावनत करेंगे हुकूमत की कि वो ज़रा हालात को सियासी और डिप्लोमेटिक तरीकों से बेहतर उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी सलामती हमारे लिए जरूरी है और कितनी इंसानी सलामती जरूरी है। इसमें कुछ तवाज़ुन लाने की जरूरत है। इससे उनमें ताल्लुकात में वो आईनी दायरे में लाने की जरूरत है। तो देखें कि अब इन तकाज़ों को कैसे पूरा किया जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात राहिल शरीफ के दौर में जो उसके अंदर एक टेंशन जो है वो हावी रही, आपके ख्याल में
उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो हमेशा इस बात के कायल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो इदाराती पोजीशन है और उसमें कितनी तब्दीली एक लीडर ला सकता है। मुशर्रफ के दौर में हमने देखी थी कि मुशर्रफ गए थे मामलात बातचीत के जरिए से हल करने के लिए, तो फौज ही में से मुशर्रफ आए थे। तो लिहाजा आज आर्मी चीफ ने कहा है कि LOC पे जो एक कशीदगी है उससे उम्मीद जाहिर की है कि वो कम हो जाएगी या वो किसी तरह कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक अच्छा शगुन है कि बिला वजह की ये कशीदगी हो रही है, दोनों तरफ के लोग बिला वजह किसी को मकसद हासिल नहीं हो रहा है, इससे ऐसी गलत मकासद जोड़े हुए हैं। भारत में भी, हमारे यहाँ भी जवाब का जवाब दिया जाता है, जाहिर है एक दूसरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो कर रहा है और हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन सूरत हाल तो ठीक नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर सूरत हाल भी ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स को मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल शक्ल देनी चाहिए कि ड्यूरल लाइन मुस्तकिल शक्ल इख्तियार करे। ईरान के साथ जो झगड़े चल रहे हैं वो भी काबिल हल हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी बातचीत से मामला हल हो सकते हैं। इसका फायदा नहीं है, न हिंदुस्तान को इसका फायदा है, न पाकिस्तान को इसका फायदा है। अच्छा, मुझे नजर नहीं आता। आपके ख्याल में ड्यूरन लाइन वाला मामला तो जब तालिबान की हुकूमत थी और वो प्रो पाकिस्तान हुकूमत समझी जाती थी, उस वक्त भी हल नहीं हुआ? आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं रही थी। हम जरा बड़े ही एम्बिशियस हो गए थे कि शायद अफगानिस्तान हमारा एक रिजर्व बन जाएगा, एक सूबा बन जाएगा, एक हमारी महफूज पुश्त बन जाएगा, जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया जाता है। हमारा फोकस होना चाहिए था कि हम अपना बॉर्डर तय कर लें, और ऐसा मुमकिन था, लेकिन गालिबन हमारी प्रायोरिटी वो नहीं थी। अभी भी हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। और अफगानिस्तान अब क्या क्लेम करेगा, उसको अपनी हालत मुल्क की बहुत पतली है और गैर है, उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है अपने मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब वो पख्तून कौम परस्ती वाला मामला वो नहीं रहा जिससे वो कभी अफगानिस्तान प्ले करता था। अब तो पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है, उनका रुख तो जुनूब की तरफ है, शुमाल मगरिब की तरफ नहीं है। तो आपके ख्याल में ये जो आर्मी चीफ आए हैं उसमें उस सूरत हाल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, और जब वो पॉलिसी सामने आएगी और देखेंगे हम आइंदा हफ्तों महीनों में बात सामने आ जाएगी कि वो किस तरह की पॉलिसी परसू करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तब्दीली लाने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने जिस तरह भार डाल दिया है मुल्क पर, ये फौजी सलामती का या कौमी सलामती का, वो हमारी मैशत उस भार को नहीं उठा पा रही और ये मसला बढ़ता जाएगा। हमें एक तवाज़ुन लाना है, और ये कि जब तक इंसानी तरक्की नहीं होती और इंसानी सलामती नहीं होती तो कौमी सलामती कैसे हो जाएगी। तो ये मसला भी जो है कौमी सलामती के सबर पर भी बहस होनी चाहिए। हमें कितनी फौजी सलामती चाहिए, कितनी इंसानी सलामती चाहिए, हमारी मैशत क्या अफोर्ड कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। फिर ये जो दौड़ लग गई है, चल रही है, ये क्या इसका न भारत को फायदा है न पाकिस्तान को फायदा है। भारत का मुकाबला चीन से है और उस मुकाबले में भारत बहुत पीछे रह गया। हम भारत का मुकाबला कर रहे हैं, हम बहुत पीछे रह गए। तो ऐसी दौड़ जो हमारे लिए दरमियानी मुद्दत में, ये लंबी मुद्दत में हमें थकाने का और बदहाल करने का बायस बने, उससे हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बड़े जहन हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट हैं, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं फौज में, वो इन मामलात के सवालात उनके सामने होंगे। ये जो आपने बात की कि हिंदुस्तान का मुकाबला चीन के साथ है और हमारा मुकाबला हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों से अब पाकिस्तान के अंदर ये नैरेटिव बार बार पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो तकदीर है वो CPEC से बदलेगी और CPEC का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में ये जो है मंजरनामा फिर वही अपना पुरानी डगर पे चला जाएगा? भाई ये
टैपी क्या है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसे वो सी पैक से जोड़ने का ऐलान करके आए हैं वजीर आज़म, और उसमें चाइना भी शामिल है। टैपी के साथ चाइना का फटा नहीं है, सी पैक के साथ मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा अमेरिका का फटा है। ये तो चाइना की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, उसके साथ वो ये राहदारियां बना रहे हैं, तमाम दुनिया में बनाने जा रहे हैं, और हिंदुस्तान इससे बाहर कैसे रह जाएगा ना। अभी आप देखिए, रूस ने कहा है, अभी ईरान ने भी कहा है। तो ये तो इकोनॉमी के माशी कवानीन है जो मुतय्यन करेंगे। ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक हम कहते हैं हैसियत है फौजी हिकमत अमली के हिसाब से बड़ी अहम मुकाम है पाकिस्तान का, उसे स्ट्रेटेजिक माशी जो है फायदे में बदलना चाहिए, और यही मेरा ख्याल है वजीर आज़म नवाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो तो हम कह रहे हैं कि वो तो है, लेकिन हिंदुस्तान उसकी मुखालफत में है। तो अब हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर रहा। सी पैक को हम एंटी इंडियन जो है उसके तनाजुर में पेश कर रहे हैं कि उसका रुकावट है हिंदुस्तान। ये मेरा ख्याल एक बयानिया दिया गया है, मुझे इससे बयानी से इत्तफाक नहीं है। सी पैक का फायदा सारे ही खत्ते को होगा। जब वस्ती एशिया और जनूबी एशिया मिलेंगे, एक तजारती और कारोबारी जोन बनेगा, माशी जोन बनेगा, तो उसमें से इंडिया कैसे बाहर रह जाएगा। वो तो बल्कि पाकिस्तान को लेवरेज मिलेगा अगर हिंदुस्तान आए, एक दूसरे पे इन्हिसार, इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी। आपको याद होगा कि मुशर्रफ भी इस नजरिए के बड़े कायल थे, मुशर्रफ, और वो उनके वजीर आजम शौकत अजीज कहते थे कि इंटरडिपेंडेंस का जमाना है, एक दूसरे पे इन्हिसार का जमाना है। अगर यहाँ से इंडिया भी इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेगा और तेल की पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान से होती हुई इंडिया जाएगी या टैपी की जाएगी, तो वो एक पाकिस्तान से गुजर के जाएगी, तो पाकिस्तान को एक लीवरेज मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि आप इस लीवरेज की मुखालफत करेंगे कि लीवरेज ही ना हो, तो फिर लीवरेज कैसे मिलेगी, जबकि आप चाहते हैं कि आपको लीवरेज मिले। लेकिन दूसरी तरफ भी तो हम देखते हैं कि मोदी सरकार बहुत एग्रेसिवली एंटी पाकिस्तान अपना वो स्टांस के साथ खड़ी हुई है। भाई आप ठीक ये बात कह रहे हैं कि बड़ी वो एक हिंदू तंग नजर कौम परस्ती की उस पर वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने वाजपेयी को देखा, वो लाहौर आए, लाहौर प्रोसेस हुआ, फिर उन्होंने मुशर्रफ के साथ भी मामला चलाया, फिर मनमोहन के साथ मुशर्रफ ने मामला चलाया। यही मोदी जो बहुत नफरत अंगेजी फैला रहे हैं और बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी में बढ़ चढ़ के नारे लगा रहे हैं, यही लाहौर पहुंच गए, वजीर आजम घर चले गए। तो ये सब होता है, और ये बहुत सारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी होता है। तो इससे कतई नजर हटके मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की बड़ी जरूरत है कि उसे अच्छे माहौल मिले इलाकाई, और किसी का फायदा नहीं है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में। क्या फायदा होगा? अभी तो हम दुनिया सारी मिलके 2.5-3 करोड़ के अफगानिस्तान को मुस्तहकम नहीं कर पाई पिछले 40 साल से। तो ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके किसी को, पूरे खत्ते को एक खौफनाक तवाइफुल मुलूकिया आएगी, जो पाकिस्तान का मामला नहीं है। ये सब बातें कहना आसान है, कौमी जज्बात को इस्तेमाल करना आसान है, लोग सियासत के लिए करते हैं, लेकिन हकीकतन तो मुल्कों को फायदा नहीं है जंगो जदल में। अच्छा इम्तियाज साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मामला जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। आपने देखा है कि राहिल शरीफ के दौर में भी हमने डॉन लीक्स और इस तरह के मामला देखे। आपके ख्याल में नए आर्मी चीफ के आने के बाद उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद या उसमें कोई तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात थी कि आईनी तसल्सल भी चलता रहा और फौज में एक पेशावराना तब्दीली भी नॉर्मल तरीके से आ गई, और जो पुरानी रवायत थी उससे हटकर आई। ये सब अच्छे शगुन है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के। अब ये कैसे इक्वेशन बनेगी, किस तरह होगा, ये तो अब आइंदा आने वाले हालात ही बताएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जिस अंदरूनी और बैरूनी मामलात में फंसा हुआ है,
उसके लिए तो सब सिविल और कौमी और फौजी क़यादत सब मिलकर जाहिर है कि हुकूमत जमहूरी हुकूमत के तहत एक पेज पे सबको होना चाहिए। और वैसे भी नेशनल एक्शन प्लान पे इत्तफाक है, कौमी इत्तफाक राय है, तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और ये जो बात है कि हम हर काम फौज के हवाले करने पे इसरार करते हैं, वो खुद फौज के लिए ठीक नहीं है। फौज का काम सिर्फ ये जो दहशतगर्दी है और सरहदों की हिफाजत है, इस हद तक महदूद रहना चाहिए। और खारजा अमूर का मामला खारजा महकमा को चलाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, इम्तियाज़ आलम साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, नामयारा दानिश्वर तजज़ियेनगार सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। नाज़रीन, जेको इंतिहाई अहम जेका ॿ पेशरफ़ थियूं उन हवाले सां असां पंहिंजे तजज़ियेनगारनि सां गुफ्तगू कई। हिकिड़ो त कराची जो मसइलो जेको इंतिहाई अहम मसइलो आहे, छाकाणि त कराची जो मसइलो जेको आहे उहो पाकिस्तान जे सलामती जो मसइलो आहे। छाकाणि त जहिड़े क़िस्म जी गुफ्तगू थी, जहिड़े क़िस्म जा हथियार जेको आहिनि उहे हथाया हुया अज़ीज़ाबाद में वारे हिकिड़े घर जी टैंकी मां, उनखां पोइ जेको आहे पुलिस जो इहो चवणु त हीउ जेको आहे जेके मामला आहिनि उनमें हुननि खे कुझु बि नज़र नथो अचे, तंहिंजे लाइ इहो क्लास जेको आहे, इहो केस जेको आहे ए क्लास करे यानी बंदि कयो वञे। इहा जेका आहे इंतिहाई संगीन नोयत जी हिकिड़ी ख़बर आहे जेका अॼु पाकिस्तान जे पंहिंजो मीडिया जेको आहे स्क्रीन्स ते तव्हांखे नज़र आई। छाकाणि त हीउ जेको एॾे वॾे पैमाने ते हथियारनि जो हिते किथे लिकाइण ऐं मुल्की सलामती सां एॾो वॾो जेको आहे पंहिंजो जेका जे ख़िलाफ़ु जेको एॾो वॾी तयारी पई कई वई, उनमें कहिड़ा क़ुवतूं हुयूं, केरु माण्हू हुआ, उन ॻाल्हि खे बजाए जो अॻिते वधाइण जे ऐं उनखां पहिरियों असां नेटो कंटेनर्स जी जेका आहे गुमशुदगी जूं ऐं उन्हनि जे असले सां भरियल टैंकर्स जी गुमशुदगी जूं ख़बरूं ॿुधियूं हुयूं। पोइ जॾहिं इहो असलो पकड़ियो वियो तॾहिं इहो बार बार चयो पियो वियो तिन ते नेटो जी स्टैंपिंग थियल आहे, त असांखे इहो पियो लॻो त शायदि हिन मसइले ते को वॾी इन्वेस्टिगेशन जी टीम ठाही वेंदी जेका नेटो जे कंटेनर्स जे गुम थियण खां वठी हेल ताईं जे जेके मामला आहिनि ऐं उनखे कराची जे लॉ एंड ऑर्डर सां गॾोगॾु कराची जे जेके आहिनि सियासी क़ुवतुनि जा जेके रॉ ऐं ॿियनि क़ुवतुनि सां जेके लाॻापनि जी जेके ख़बरूं हुयूं, इन्हनि समूरनि ते का हिकु घण रुखी जेका क़िस्म जी तहक़ीक़ करे उन्हनि जा जेके आहिनि विछड़ियल जेके सुट आहिनि या जेके टुटल कड़ियूं आहिनि उहे पाण में मिलाईंदा ऐं विछड़ियल सुट खे जेको आहे खोले पंहिंजो को हिकिड़ो तस्वीर जेका उहा चिटी तस्वीर जेका आहे उहा साम्हूं आणींदा ऐं उनखां पोइ जेके जेके क़ुवतूं उनजे हवाले सां ज़िम्मेवार हूंदियूं उनजे ख़िलाफ़ु क़दम खयां वेंदा। पर बदकिस्मती सां कराची जे अंदरि जेके हज़ारनि जी तादाद में जेका टारगेट किलिंग थी उन ते बि पंहिंजो उनजा जेके सियासी जेके आहिनि पंहिंजो जेके धुरियूं इन्वॉल्व हुयूं या हिक ॿिए ते जन धुरियुनि ते इल्ज़ाम पिया हयो वियो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि कुझु कोन थियो। ऐं 12 मई खां वठी ॿिया जेके हाई प्रोफाइल केस थिया उन्हनि जे हवाले सां बि जेके माण्हू गिरफ़्तार थिया उहे सभई जेके आहिनि उहे आज़ादु घुमंदा था वञनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके पॉलिटिकल फोर्सिस उनमें इन्वॉल्व हुयूं जंहिं जे बारे में शक जो इज़हार कयो पियो वियो या जेके मंज़रनामो असां ॾिठो 12 मई जे हवाले सां ख़ासि तरह टीवी स्क्रीन ते ऐं उनमें सिन टीवी उहा समूरा मंज़रनामा तव्हांजे साम्हूं तव्हांखे यादि हूंदो त 2007 ते उहे पेश कया हुया। पर उन्हनि मां कुझु ई कोन थियो। 12 मई खां वठी पंहिंजो अप्रैल 9 अप्रैल खां वठी 12 रबीउल अव्वल 10 मुहर्रम हराम इन्हनि समूरनि वाक़िअनि ऐं हज़ारनि जी तादाद में जेके टारगेट किलिंग्स थियूं अमजद साबरी केस जे हवाले सां अॼु पंहिंजो हाफ़िज़ तारिक महमूद पाण खे अपडेट पिया कयो। इहो समूरो मंज़रनामो जेको आहे उन ते कहिड़ियूं क़ुवतूं कहिड़ा मफ़ाद कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं ऐं जेको कराची जे अंदरि एतिरो असलो अचे थो उहो किथां अचे थो पियो। एॾी वॾी हिकिड़े कलाक जे अंदरि जेको आहे उहो शहर जेको आहे जेको कंहिं ज़माने में दंगनि जे वर चढ़ी वेंदो हुयो उहो जेको आहे फ़सादनि जे वर चढ़ी वेंदो हुओ, उहो उनजे पुठियां कहिड़ियूं क़ुवतूं पंहिंजो हुयूं उन्हनि जी बि समूरनि शयुनि ते जेको आहे तहक़ीक़ात करण जे बजाए हीउ इंतिहाई अहम क़िस्म जो केस जेको आहे उहो पुलिस जेको आहे उहो पंहिंजो ए क्लास करण जी ॻाल्हि कई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त इहो केस जेको आहे इहो मुल्की सलामती जो मामिलो आहे। इन मामले खे जेकॾहिं ईअं ई ए क्लास कयो वेंदो त पोइ उहो नेटो कंटेनर ऐं इहे समूरा मामला, छाकाणि त अञा इन मामले ते जेकॾहिं तहक़ीक़ात थिए हा इन ते खोजना कई वञे हा त इहो जेको असले जो जेको क्वांटम ॿुधायो पियो वियो केतिरनि तजज़ियेनगारनि जो ख़्यालु हो त इहो ॼण चओ त हिकिड़ो मोर्चो हुयो उते लुकायल इहो असलो हो। इन तरह जा कई मोर्चा जेके आहिनि उहो कराची जे अंदरि क़ाइमु कया विया हूंदा। इहा जेके तजज़ियेनगारनि जी जेका व्यू पॉइंट हो उनखे बि एनालाइज़ न कयो वियो। हीउ सॼो मामिलो जेको आहे ईअं लहे मिटी कयो वियो। कराची जे हवाले सां इंतिहाई अहम ख़बर आहे त कराची जे अंदरि जेको अज़ीज़ाबाद मां जेको असलो हथायो हो
उन असले जे हवाले सां जंहिं असले जे बारे में पुलिस रेंजर्स ऐं ॿियनि पंहिंजो हुकूमत जी दावा हुई त उहो उन ते नेटो जी जेका नेटो कंटेनर ज़रिए जेको असलो गुम थियो हुयो उन्ही सां उनखे पंहिंजो भेटियो वियो ऐं चयो पियो त उन्हनि उन असले में नेटो जो असलो बि शामिलु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि चयो वियो त उन असले जे हवाले सां त इहो असलो जेको गॾु कयो वियो आहे इहो को टारगेट किलिंग वग़ैरह लाइ न पर रियासत सां विढ़ण जी तयारी कई पई वई उन सॼे मामले ते जेका आहे असांजे पंहिंजो कुझु बि न थियो आहे ऐं तंहिं करे असां सम्झूं था त इन सॼे मामले ते जेको पुलिस जो रोल आहे उहो बिल्कुलु ई तब्दील जेको आहे इंतिहाई मायूस कुन आहे उन सां गॾोगॾु ॿी जेका ख़बर हुई कराची पंहिंजो पिंडी खां त चेंज ऑफ कमांड थी आहे ऐं उन हवाले सां जेको आहे इम्तियाज़ आलम साहब जेको चयो पिए त उनमें ईंदड़ ॾींहंनि में जनरल बाजवा साहब जॾहिं पंहिंजा फ़ैसिला करणु शुरू कंदो ऐं मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जेके पॉलिसीज़ स्टेटमेंट अचणु शुरू थींदियूं उनखां पोइ उन ते वधीक तबसरो करे सघिजे थो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकी इजाज़त सदाईं गॾु